फैसल को रेस्ट हाउस पहुंचते ही अकबर गजनवी से पुलिस की आमद के बारे में मालूम हो चुका था, इसलिए कोशिश करता रहा कि इंस्पेक्टर के सामने खुद को पुरसुकून रखे। वो ये भी सोचता रहा कि पुलिस के किस किस्म के सवालात इससे करेगी और वो इनको क्या जवाब दे सकेगा। इसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि इसने अपने कदमों के निशानात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ताहम अकबर गजनवी से बात करके इसने अपने कमरे में जाकर दोनों जूतों के तले निशानात अच्छी तरह साफ कर दिए थे। इंस्पेक्टर जमशेद आया तो फैसल को बहुत गौर से सुनने के बाद इसने सवाल किया, रात को आप कहाँ गए थे और किस वक्त गए थे? बारिश उस वक्त शुरू हुई थी जब मैं शहरी हदूद में पहुंचा था और गया इसलिए था कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, एटीएम से कुछ पैसे निकलवाना थे। तो रात भर कहाँ रहे? बारिश की वजह से मैं दौड़कर एक होटल में पहुंच गया और एक कमरा वहां ले लिया कि रात अब यहीं गुजारूंगा। बारिश तो 1 घंटे बाद रुक गई थी, लेकिन बादल छाए रहे थे। बारिश फिर किसी वक्त भी शुरू हो सकती थी। यहाँ जो 2 मुलाजिम हैं, इनमें से एक के पास मोबाइल है। आपने इसे इतला क्यों नहीं दी कि आपकी वापसी अब सुबह के बाद ही होगी? वो मुलाजिम ही है ना इंस्पेक्टर साहब, इन्हें इतला देना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। ये ख्याल भी था कि वो सो चुके होंगे, इनकी नींद क्यों ख़राब की जाए। हाँ, अगर साहिब होते, इसने अकबर गजनवी की तरफ इशारा किया, तो इन्हें इतला देना मेरा फ़र्ज़ होता। तो आप बारिश में भीग गए थे। शराबोर तो नहीं हुआ था, लेकिन भीगा था। थोड़ी सी बारिश में भी जूते कुछ खराब ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके जूते बिल्कुल साफ़ हैं। मैंने होटल में ही जूते अच्छी तरह साफ़ करवा लिए थे। ज़रा एक जूता उतार कर दिखाएं। फैसल अपने जूते के तस्मे खोलने लगा। अकबर गजनवी खामोश बैठा इन दोनों के सवालात और जवाबात सुन रहा था। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। इंस्पेक्टर ने जूता लेकर इसका तला देखा। खूब, वो मुस्कुराया। तला भी साफ है, बारिश की वजह से तले भी खराब हुए थे। मैंने बाथरूम में जाकर पानी से धो डाले। गैर मामूली तौर पर सफाई पसंद हैं आप। जमशेद मुस्कुराया। फैसल उसके लहजे के तर्ज को समझ ना सका, खामोश रहा। इंस्पेक्टर ने जूता वापस करते हुए कहा, आपका अकाउंट किस बैंक में है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है इंस्पेक्टर साहब? फैसल ने कहा, पैसे तो मैंने एटीएम से निकलवाए हैं और वो किसी भी एटीएम से निकलवाए जा सकते हैं। आप जानते हैं मैं ये पूछगिछ किस लिए कर रहा हूँ? जी, फैसल ने जवाब दिया, साहब मुझे बता चुके हैं। वो एक फिल्मी कैमरामैन था, नाम कामरान था, मशहूर नहीं था, इसलिए जाहिर है आप इसके नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे। जाहिर है जनाब। जमशेद अकबर गजनवी की तरफ मुतवज्जो हुआ। बाहर पुलिस मोबाइल में एक सब इंस्पेक्टर मौजूद है, किसी मुलाजिम से कहकर इसे यहाँ बुलवा दीजिए। अकबर गजनवी ने एक मुलाजिम को बुलाकर सब इंस्पेक्टर को बुलाने को कहा। जल्दी सब इंस्पेक्टर आ गया। जमशेद ने से पूछा, तुम्हारे पास कोई सादा कागज है, फुल स्केप साइज? जी नहीं, मेरे पास है। अकबर गजनवी ने कहा, क्या मंगवा दूँ? शुक्रगुजार होऊंगा। अकबर गजनवी ने एक मुलाजिम को बुलाकर अपने कमरे से बड़े साइज का सादा कागज मंगवाया। फैसल का जहन उलझ गया कि इंस्पेक्टर को बड़े साइज के कागज की क्यों जरूरत पेश आई। अपना जूता फिर उतारिए, जमशेद ने फैसल से कहा। फैसल जूता फिर उतारने लगा। इस वक्त इसके दिमाग में एक ख्याल है। जमशेद ने इंस्पेक्टर से कहा, बॉल पॉइंट तो है तुम्हारे पास? कागज पर इस जूते का हाका बना लो। जी सर। कागज पर फैसल के जूते का हाका बनाया गया। आपका अकाउंट किस बैंक की किस ब्रांच में है? मैंने आपको बताया है कि एटीएम। जमशेद ने इसकी बात काट दी। मेरे सवाल का जवाब दो। इस मरतबा इसके लहजे में सख्ती थी। फैसल ने बैंक और इसकी ब्रांच का नाम बता दिया। सब इंस्पेक्टर ने जमशेद से पूछा, इसके हाके का क्या करना है? साहब, कदमों के जो निशानात मिले हैं इनसे इस हाके को मिलाकर देखो। सब इंस्पेक्टर सर हिलाकर चला गया। जमशेद ने फैसल से पूछा, कामरान के कत्ल के बारे में तुम कोई ख्याल जाहिर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब। जमशेद खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी गजनवी साहब, मैं आप दोनों से ज़रा दूर जाकर मोबाइल पर किसी से कुछ बात करना चाहता हूँ। ज़रूर कीजिए, अकबर गजनवी ने कहा। जमशेद अपने मोबाइल पर कोई नंबर मिलाता हुआ एक गोशे में चला गया और मध्यम आवाज़ में किसी से बात करने लगा। अब फैसल के दिल की धड़कन तेज हो गई। इससे ख्याल आया कि इसके जूते का तला बिल्कुल साफ देखकर इंस्पेक्टर को इस पर कुछ शुबा हुआ था। हालांकि इसने बारिश में खराब होने ही की वजह से जूतों के तले पानी से धोए थे। इसे अपने कदमों के निशानात को तो ख्याल ही नहीं था जो वो जाए वारदात पर आते जाते ज़मीन पर छोड़ आया था। जमशेद ने ज़्यादा तफसीली बात नहीं की और वापस इन दोनों के करीब आ बैठा। मौसम आज भी कुछ ठीक नहीं है, इसने अकबर गजनवी से कहा। जी हाँ, गजनवी ने कहा, रात को शायद फिर बारिश हो। सब इंस्पेक्टर अंदर आया। जमशेद सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर कुछ कहता, जमशेद का मोबाइल फ़ोन बज उठा। इसने फ़ौरन कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ की बात सुनकर बोला, हाँ मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहा, इंतज़ार करो, मैं जल्दी फिर फ़ोन करूँगा। फ़ोन बंद करके इसने फिर सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। सर, ये हाका इन निशानात के बराबर है। अब जमशेद ने फैसल की तरफ देखा। मैं आपको मतलब समझ गया जनाब। फैसल ने कहा, मेरे जूते इन निशानात के मुताबिक हैं, तो इसका ये मतलब क्यों लिया जाए कि वो निशानात मेरे ही जूतों के हैं? मेरे पैर के साइज़ के मुताबिक बहुत से लोगों के और पैर होंगे जो मैंने पहने हुए हैं। इस किस्म के जूते इन लोगों में से कोई और भी पहन सकता है। जवाब करीने क्यास है आपका। अच्छा ये बताइए कि आपने एटीएम के अलावा बैंक से कोई चेक भी कैश कराया था? जी नहीं, जब एटीएम से काम हो गया तो चेक क्यों कैश कराऊंगा? चेकबुक मैं अपने साथ लेकर ही नहीं गया। कहाँ है वो? कमरे में, ज़रा लाइए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। बेहतर। फैसल उठ गया। जब वो चेकबुक लेकर वापस आया, जमशेद फिर गोशे में खड़ा किसी से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। इसने इशारे से फैसल को अपने करीब बुलाया और जिससे बात कर रहा था इससे कहा, 1-2 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। फिर फैसल की चेकबुक का जायजा लेकर मुतमईन अंदाज में बोला, ठीक है, आपने कोई चेक कैश नहीं कराया, यानी कल से आज तक नहीं कराया।
तब मैं एक चेक की तस्वीर ले रहा हूँ। फैसल खामोश खड़ा था। जमशेद ने एक चेक की तस्वीर अपने मोबाइल से ली और चेकबुक फैसल को वापस करते हुए जाने का इशारा किया। फैसल वहीं जाकर बैठा जहाँ बैठा हुआ था। जमशेद फिर अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ हो गया और 1 मिनट बाद उन दोनों के करीब आ गया। अकबर गजनवी इस वक्त फैसल से पूछ रहा था, तुम्हें अचानक 5000 की जरूरत क्या पेश आ गई थी कि रात ही को पैसे लेने चले गए? बीवी का फोन आया था साहब। फैसल ने जवाब दिया, इसे भेजने थे पैसे, कोई सख्त जरूरत पड़ गई थी। कहाँ रहती है आपकी बीवी मिस्टर फैसल? जमशेद ने पूछा। फैसल ने एक शहर का नाम बताया। इंस्पेक्टर जमशेद ने मुतमईन अंदाज में सार हिलाया, फिर बोला, मुझे एक फ़ोन का इंतजार है गजनवी साहब, शौक से इंतजार कीजिए। मुझे आपकी मौजूदगी पर क्या एतराज़ हो सकता है? आखिरकार आप पे कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जमशेद कुछ सोचता हुआ टहलता रहा। 5 मिनट बाद इसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से बोलने वाले की बातों के जवाब में सिर्फ हूँ करता रहा। फिर मोबाइल बंद करके अपनी जगह बैठा। पैसे भेज दिए अपनी बीवी को? जमशेद ने इससे पूछा। नहीं, फैसल ने जवाब दिया, मेरी जेब में है। दरअसल सुबह इसका फ़ोन आया था कि इसकी ज़रूरत रफा हो गई है, इसलिए पैसे भेजने में उजलत की ज़रूरत नहीं। आपकी बीवी का नंबर क्या है? फैसल ने एक नंबर बता दिया। जमशेद बोला, ज़रा अपना मोबाइल दो, मैं वो भी चेक करूंगा। फैसल ने मोबाइल से दे दिया। इसे इत्मीनान था कि अपने कमरे में जाकर इसने शीमा का नंबर, इसे की जाने वाली कॉल डिलीट कर दी थी। जमशेद ने सारी लाया, वो नंबर तो मौजूद है, लेकिन कॉल इसने कल नहीं इससे पहले की थी। इसने फैसल को मोबाइल वापस कर दिया। फिर सख्त लहजे में बोला, तुम अपना सही बयान किस वक्त दोगे? फैसल कुछ परेशान होकर बोला, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी का फ़ोन नहीं आया था, कल पहले आया था। कल का नंबर मैंने डिलीट कर दिया था। क्यों? बेहयाली में कर बैठा। तुम कितनी देर झूठ बोलने का इरादा रखते हो? तुमने एटीएम से पैसे निकलवाए, बैंक नहीं गए, लेकिन अभी मुझे फ़ोन पर इत्तला मिली है कि कल शाम तुम्हारा बैलेंस वही था जो अब है। इसका मतलब है कि तुमने एटीएम से पैसे नहीं निकलवाए, वरना बैलेंस अब कम ना होता। बैंक वाले बाज़ औक़ात एंट्री करने में देर कर देते हैं। फैसल ने जवाब दिया, लेकिन अब इस पर घबराहट तारी होने लगी। बैंक ऐसी गलती नहीं करता। वो लोग किसी को किसी का बैंक बैलेंस नहीं बताते, लेकिन ये कत्ल का मामला है, इसलिए इन्हें सब कुछ बताना पड़ा। फैसल के चेहरे का रंग बदलने लगा। जमशेद बोला, मैंने अपने जिस मातहत को तुम्हारी ब्रांच से रब्ता करने की हिदायत की थी, इसे तुम्हारा अकाउंट नंबर बताना भूल गया, इसीलिए मैंने तुम्हारी चेकबुक देखी और तुम्हारा अकाउंट नंबर इसे बता दिया। इसने बैंक से सब कुछ मालूम कर लिया है। अभी मैंने गलत कहा था कि तुम्हारा बैंक बैलेंस वही है जो कल से पहले था। इससे तो ये साबित हो गया कि तुमने एटीएम से पैसे नहीं निकलवाए। इसके बरखिलाफ तुमने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करवाए। अकबर गजनवी चौंका। 5 लाख? जमशेद फैसल की तरफ ही मुतवज्जो रहा। ये रुपए तुम्हारे पास कहाँ से? मुझे एक दोस्त ने दिए थे। अब मैं तुम्हारे दोस्त का नाम पूछूंगा तो तुम फिर गलत बयानी करोगे, जिसका पता भी लगा लिया जाएगा, लेकिन अब तुम सही रास्ते पर आ जाओ। 5 लाख का मामला मेरा निजी मामला है। फैसल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। कत्ल का मामला हो तो कोई निजी बात भी जरा अहमियत नहीं रखती। जमशेद ने कहा, सच सच बताओ कि कामरान को कत्ल करने के लिए तुम्हें यह रकम किसने दी? मैंने कोई कत्ल वतल नहीं किया। फैसल की आवाज़ भर रहा गई। तुम पेशावर नहीं हो, इसलिए मुसलसल ऐसे झूठ बोलते रहे हो जो मेरी समझ में आते रहे। 5 लाख के सिलसिले में तुम अपना निजी मसला सामने ले आओ तो बेहतर है। नहीं बता सकता, पुलिस हेडक्वार्टर चलकर बताओगे? क्या मतलब? तुम खुद को ज़ेरे हिरासत समझो। जमशेद बड़े इत्मीनान से बोल रहा था। इसने अकबर गजनवी से कहा, मेरे सब इंस्पेक्टर को फिर बुलवा दीजिए, इससे ये भी कहना कि हथकड़ियाँ ले आए। फैसल का चेहरा धुआं धुआं हो गया। अकबर गजनवी उसे बड़ी सख्त नज़रों से घूर रहा था। टेलीफोन की घंटी बजी तो शीमा ने रिसीवर उठाया। हेलो, जमशेद बोल रहा हूँ शीमा साहिबा। ओह हैरियत तो है, कोई पेशरफ्त? बहुत अच्छी पेशरफ्त। जमशेद ने कहा, आपने ख्वाहिश जाहिर की थी ना कि मैं आपको इस मामले के हालात से बाखबर रखता रहूँ। बड़ी नवाजिश है कि आपने मेरी बात याद रखी। जमशेद ने हंस कर कहा, दरअसल मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं भी आपकी फिल्में देखता रहता हूँ, और मेरी बीवी भी। वो तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त फैन है। आपकी कोई ऐसी फिल्म ऐसी नहीं जो हमारे घर में ना हो। ये तो बहुत अच्छा रिश्ता बना आपसे। है, पेशरफ्त के बारे में बताएं। अकबर गजनवी के रेस्ट हाउस का निगरान फैसल इस कत्ल में मेरी हिरासत में है। मैं इसे पुलिस हेडक्वार्टर लेकर जा रहा हूँ। शीमा ने जल्दी से पूछा, क्या इसने कत्ल किया है? ये मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन इससे पूछगिछ के दौरान में वो गलत बयानियाँ करता रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इसने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा कराए हैं। शीमा का दिल उछल पड़ा। जमशेद कहता रहा, वो बता नहीं रहा कि इतनी रकम इसके पास कहाँ से। पुलिस हेडक्वार्टर में इसे दिक्कत उगलना होगी। ये कामयाबी आपको मुबारक हो, शीमा ने दिल पर जबर करके कहा। जय वारदात तक इसके कदमों के निशानात भी मिले हैं। ऐन मुमकिन है कि जिसने इससे कत्ल करवाया हो, इसी ने इसे 5 लाख रुपए भी दिए हों। तो अब आपको रुपए देने वाले का सुराग लगाना होगा। वो तो फैसल से ही मालूम हो जाएगा, लेकिन वो शख्स इसका एतराफ़ तो नहीं करेगा। जाहिर है, जमशेद ने कहा, लेकिन किसी बात का एतराफ़ तो अभी फैसल ने नहीं किया, लेकिन शाहिद ऐसे मिले हैं कि मुझे इसे गिरफ्तार करना पड़ा। ये गुफ्तगू शीमा के लिए हासी परेशान कौन थी। ये हत्या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि कत्ल के जुर्म में फंसने के बजाय वो ब्लैकमेलर होने का एतराफ़ कर लेता और पुलिस को शीमा के बारे में बता देता। इस वक्त शीमा ने अपने लीगल एडवाइज़र को फ़ोन किया। फरमाइए मैडम। इसने कॉल रिसीव की। मुझे फौरी तौर पर आपकी कोई मदद दरकार नहीं, लेकिन इसका इम्कान है। मैंने मुनासिब समझा कि आपको कबल अज़ वक्त बता दूँ। क्या कामरान के कत्ल के केस में आपका नाम
शीमा ने तेजी से इसकी बात काटी। इसके कत्ल के बारे में आप कैसे जानते हैं? टीवी पर खबर आई है मैडम, कोई इंस्पेक्टर जमशेद इसकी तफ्तीश कर रहा है, वही मुझसे मिलकर भी गया है। बज़ाहिर तो इसकी पूछगिछ का अंदाज नहायत ही शरीफाना है, लेकिन हो सकता है कि वो मुझ पर शक कर रहा हो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक मेरा भी है और कामरान का भी। मुझे इस बारे में वजाहत से बताएं ताकि मैं इसी पस मंज़र को देखते हुए तैयार रहूँ। अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जो वजाहत से बताया जा सके। मैंने बस आपको अलर्ट करने के लिए फ़ोन किया है, मुझे अलर्ट ही समझिए, बस इतनी सी बात करना थी। शीमा ने फ़ोन राब्ता मुनक़ता करके अपनी सेक्रेटरी शाहीना को फ़ोन किया। जी मैडम, शाहीना ने कॉल रिसीव की। अभी फ़ौरन फार्म हाउस आ जाओ। शीमा ने कहा, मैं 5 मिनट में रवाना होती हूँ मैडम। शीमा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और बहुत कुछ सोचते हुए टहलने लगी। शहरी हदूद से फार्म हाउस का रास्ता जितनी देर का था, शाहीना ने वहाँ पहुँचने में इससे ज़्यादा वक्त लिया, क्योंकि इसकी कार खासी पुरानी थी, ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नहीं चला सकती थी। कुछ देर लगी तुम्हें आने में। शीमा ने इससे कहा, आप जानती हैं मेरी कार कैसी है, मेरी सेक्रेटरी के पास अच्छी कार होनी चाहिए। नहीं खरीदो, मैं अभी चेक दे दूंगी, कोशिश करना कि आज ही खरीद लो। मैंने तुम्हें ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। शाहीना इस्तफहामिया नज़रों से इसकी तरफ देखती रही। अदाकारा सोबिया से तुम्हारे अच्छे मरासिम है ना? जी, बल्कि अब और ज़्यादा हो गए हैं। वो अपने मर्द सेक्रेटरी से बहुत आजिज़ थी। वो अपनी सेक्रेटरी किसी लड़की या औरत को बनाना चाहती थी। इसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई जिम्मेदार खातून तुम्हारी नज़र में हो या नज़र आए तो इससे बात करना। इत्तेफाक से एक पढ़ी लिखी ज़रूरतमंद खातून मेरी नज़र में थी। कल ही मैंने इसे सोबिया के पास भेज दिया था। सोबिया ने इन्हें पसंद भी किया। वो कल ही से इसकी सेक्रेटरी बन गई है। मर्द सेक्रेटरी की छुट्टी कर दी गई है। ये तो अच्छा हुआ, सोबिया से तुम्हारी कुर्बत और बढ़ गई है। जी हाँ, क्या तुम्हें इसका इल्म है कि वो अंडरवर्ल्ड के किसी आदमी की वजह से इंडस्ट्री में आई है? ये बात तो अब बहुत से लोग जानते हैं। दरअसल ये अब जरूरी हो गया है कि इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली हर लड़की या औरत अपनी हिफाजत के लिए रिवाल्वर या पिस्तौल अपने पास रखे। तुम्हारे पास भी होना चाहिए। मेरा ख्याल तो यही है कि इंडस्ट्री के बहुत से लोग रखते होंगे। ये आप कामरान के कत्ल की वजह से कह रही हैं? हाँ, और आजकल हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोग ये असला रखने लगे हैं। सोबिया क्योंकि अंडरवर्ल्ड के किसी आदमी से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए कोई ऐसा शख्स इसके इल्म में ज़रूर होगा। ऐन मुमकिन है कि खुद सोबिया के पास भी नाजायज़ असला हो। तुम इससे कहो कि वो तुम्हें कोई नाजायज़ रिवाल्वर या पिस्तौल दिला दे। इसकी परवाह ना करो कि वो कितना महंगा हो, अदायगी मैं करूँगी जैसा आप कहें। जिस वक्त तुम हथियार से लोगी, इस वक्त मैं भी तुम्हारे साथ होंगी। इस शख्स से मेरा तारुफ भी करा देना, लेकिन फर्जी नाम से। मैं इस वक्त हिजाब में होंगी, वो मुझे शीमा की हैसियत से न जान पाए। माफ़ कीजिएगा मैडम, कोई खास स्कीम है आपके दिमाग में? वो तो है, शीमा ने इतराफ़ किया। किसी वक्त मुझे भी इस शख्स की ज़रूरत पड़ सकती है। खुदा जाने आप क्या सोच रही हैं, वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। फिलहाल इतना करो जितना मैंने कहा। बेहतर है ये बात सोबिया से तन्हाई में ही की जा सकती है, फ़ोन पर नहीं। मैं इसे अभी फ़ोन करके मुलाकात का वक्त ले लेती हूँ, लेकिन वो अभी वो सो रही होगी। रात को शूटिंग में मसरूफ़ रही, तुम्हें कैसे पता? मैंने जिसे सोबिया की सेक्रेटरी बनवाया है, इसने आज फ़ोन पर कुछ बातचीत के दौरान में ये तज़किरा भी कर दिया था। ठीक है, शीमा ने कहा, जो भी करना है एहतियात से करना। ये भी ज़रूरी है कि जब असला लिया जाए तो तुम नई गाड़ी में हो। इसका इंतज़ाम तो कल तक हो जाएगा। मेरे एक दूर परे के अजीज़ का एक शोरूम है, मैं यहाँ से जाते हुए पहले इससे मिलूंगी। हाँ, शीमा ने कहा, यह ज़रूरी है। कामरान के सिलसिले में जो खबर टीवी पर आई थी, इसमें आपका नाम भी सामने आया। हाँ, शीमा ने कहा, मैं इंस्पेक्टर जमशेद से कह चुकी हूँ कि वो इस सिलसिले में होने वाली हर पेशरफ से मुझे आगाह रखे, तो मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। मुमकिन है वो कोई खास बात आपको ना बताए? हाँ बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन मैं आपको आगाह कर दूंगी। तुम? शीमा को हैरत हुई। जी, शाहीना ने हफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा। एक तकरीब में इसके मातहत से सरसरी से मुलाकात हुई थी, फिर वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश करने लगा। एक आध दिन छोड़कर वो मुझे फ़ोन ज़रूर करता है। अगर तुम इससे मालूमात हासिल करती रहो तो अच्छा है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब सॉफ्ट ड्रिंक या चाय पी लो तो चली जाना। गाड़ी के सिलसिले में जल्द अज जल्द कदम उठाना है। शाहीना चाय पी कर रवाना होने लगी तो शीमा ने इसे गाड़ी खरीदने के लिए चेक भी दे दिया। चेक देते हुए इसने कहा, यह भी मालूम कर लेना कि आज साजन मुराद की शूटिंग है या नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो आज किसी स्टूडियो में होगा या नहीं। जी। शाहीना ने उसे अजीब नज़रों से देखा, लेकिन कोई सवाल किए बगैर चली गई। 2 घंटे बाद शाहीना ने फ़ोन पर शीमा को बताया, कार तो आज शाम को मेरे पास आ जाएगी मैडम। ये तो अच्छा हुआ। कार की ज़रूरत किसी वक्त भी पड़ सकती है। साजन मुराद के बारे में क्या मालूम हुआ? जी हाँ, आज इसकी सोबिया के साथ शूटिंग है। शाहीना ने स्टूडियो का नाम भी बताया और फिर कहा, सोबिया से अभी मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं आज ही इससे बात कर लूँगी। ठीक जा रही हूँ। शीमा ने कहा, मैं तुम्हारे इस फ़ोन का भी इंतजार करूंगी। बात खत्म करके शीमा लेटकर अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर करने लगी। फिर 1 घंटा गुजरा होगा कि इंस्पेक्टर जमशेद आ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, फ़ोन के बगैर आ गया। इसने कहा, बस मेरा ख्याल था कि आप यहीं होंगी। शायद फैसले ने कुछ कबूल कर लिया। शीमा ने दिल की हफीफ सी धड़कन के साथ पूछा, कबूल करना तो इसे कहते हैं अगर वो कत्ल का एतराफ़ कर लेता। दरअसल इसने बयान बदला है। क्या? शीमा के दिल की कैफियत बरकरार रही। इसका कहना है कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था। 5 लाख रुपए आपने ही इसे दिए हैं। खूब। शीमा जबरन हंसी। इसने महसूस कर लिया था कि इंस्पेक्टर जमशेद इसे ये बात बताते हुए इसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा है। शीमा मजीद बोली, और ब्लैकमेलिंग किस बुनियाद पर कर रहा था? इसके बयान के मुताबिक इसने आपकी कार और इस वक्त जाए वारदात की तरफ जाते हुए देखी थी जब वारदात नहीं हुई थी। खूब बयान है, शीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब आप मुझे गिरफ्तार कर लें? यह कैसे मुमकिन है शीमा साहिबा? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराते हुए कहा, एक शख्स के बयान बल्कि इल्ज़ाम की वजह से मैं आपको गिरफ्तार कैसे कर सकता हूँ? यह आपके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं, फिर ये कि आप नामवर शख्सियत है, आपको शुबह पर भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बयान भी मेरे लिए कतई गैर यकीनी है।
इसकी चित्रोल शुरू ही की गई कि इसने अपनी जान बचाने के लिए ये बयान दे डाला। इसके पास कोई सबूत नहीं है कि आपकी कार इसने जय वारदात की तरफ जाते हुए देखी। शुक्रगुजार हूँ कि ये इतला देने आप खुद आए। दरअसल मुझे आना ही था। मैं जय वारदात का मुआयना एक बार फिर करना चाहता हूँ। शायद कोई चीज़ नजर आने से बच गई हो। बस ये इतला देने के लिए आपके पास आ गया। अब इजाज़त चाहूँगा। फैसल को अभी छोड़ना नहीं है। अगर इसे 5 लाख रुपए किसी से मिले हैं तो ठीक ठीक मालूम करना पड़ेगा कि किससे मिले हैं और क्यों मिले हैं। ब्लैकमेलिंग की वजह से या मुआवजा है कि वो कामरान को कत्ल कर दे। इंस्पेक्टर जमशेद जाने के लिए खड़ा हो गया। इस वक्त भी आप कुछ पिए बगैर जा रहे हैं। मसरूफियत बहुत है शिमा साहिबा। इस मामले से फारिग होकर आपके साथ नशिस्त रहेगी। मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया है कि खबरों में इसने आपका नाम सुन लिया है। वो आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। ज़रूर मिलाइएगा इंशाल्लाह। इंस्पेक्टर जमशेद चला गया। शिमा की फिक्रमंदी में इजाफा हो चुका था। इसे यकीन था कि वो इंस्पेक्टर जमशेद की नज़र में मुश्तबा हो चुकी थी। फैसल के बयान की तब्दीली की इतला वो फ़ोन पर भी दे सकता था, लेकिन वो सबर पर इसके तासुरात देखना चाहता था। लेकिन शिमा अदाकारी में बहुत अच्छी तरह मंजी हुई थी। बहरहाल ये शिमा के लिए लम्हा फिक्रिया था। शाम को 6 बजे शाहीना को फ़ोन आया। सोबिया से फ़ोन पर बात हो चुकी है मैडम। इसने मुझे 7 बजे तक अपने घर में बुला लिया है। 8 बजे इसे शूटिंग के लिए जाना है। इससे मिलकर मुझे फ़ौरन रिपोर्ट देना। ज़ाहिर है मैडम। और हाँ, कार भी आ गई। उन्होंने ये मेहरबानी भी की कि सर्विस करवा के भेजी है। अच्छे ताल्लुकात होंगे तुम्हारे इनसे। जी हाँ, मैं तुम्हारे दूसरे फ़ोन का इंतजार करूँगा। शिवा ने बात खत्म कर दी। इस रात वो फिल्म स्टूडियो जाना चाहती थी। इसने अपना वो मोबाइल खोला जो सभी मुतल्लिका लोगों के इल्म में था। इसने एक ऐसे प्रोड्यूसर को फ़ोन किया जिसकी फिल्म साइन करने के बावजूद इसने अभी काम नहीं शुरू किया था। इस प्रोड्यूसर का दफ्तर इसी स्टूडियो में था जहाँ सोबिया और साजन मुराद की शूटिंग होना थी। फ़ोन पर शिमा की आवाज़ सुनकर प्रोड्यूसर चौंक गया। शुक्र है आपकी आवाज़ तो सुनने को मिली मैडम। आपने तो एक माह के लिए नाता ही तोड़ लिया था इंडस्ट्री से। हाँ, बात कुछ ऐसी ही कही थी मैंने। थकावट से बहुत डल हो गई हूँ, लेकिन जिस माहौल की आदी हो चुकी हूँ इससे दूर रहकर बेचैनी भी रहने लगी है। आज रात मैं आपके स्टूडियो आ रही हूँ। गुड, हमें तो डेट मिल जाएगी, इसलिए तो भी माजरत चाहूँगी। बस 2-4 घंटे गुजारना चाहती हूँ इस माहौल में। आपकी आज की मसरूफियात क्या है? अभी तो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था किसी का। आपने मेरी जो फिल्म साइन की है इसके दीगर मनाजिर शूट करता रहता हूँ। आज भी 1 बजे के बाद चंद मनाजर फिल्माना है मैंने। मैं खाना खाकर 9 बजे तक आऊँगी। वहाँ कितना वक्त गुजारूंगी इसका अंदाज़ा नहीं है। कुछ और फिल्मों की शूटिंग भी हो रही होगी। वो ऊपर के फ्लोर पर है। सोबिया और साजन मुराद के कुछ सीन हैं, शायद और भी कुछ होंगे, मुझे ठीक से मालूम नहीं। खैर, मैं 9 बजे तक आ रही हूँ। गुफ्तगू खत्म करके वो फिर लेट गई। एक महसूस सोच के अलावा इन दिनों इसके दिमाग में कुछ नहीं होता। 7:30 बजे शाहीना को फ़ोन आया। सोबिया से मुलाकात हो गई है मैडम। इसने मुझे एक शख्स का नंबर दिया है जो उसले का काम करता है। इसे सोबिया का हवाला भी देना होगा। ये तो सोबिया ने खुद ही कहा है। ये भी कहा है कि 10 बजे से पहले फ़ोन ना करना। मुझे इससे बातचीत के नतीजे से फ़ौरन आगाह करना। मैं ज़रा भी देर नहीं लगाऊंगी मैडम। शिमा ने और राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसी रात 9 बजे वो स्टूडियो पहुंच गई। इसका पुरतबाक इस्तकबाल हुआ। डायरेक्टर के अलावा यूनिट के और लोग भी सामने थे। फ़ोन पर मुझसे गलती होगी। प्रोड्यूसर ने कहा मुझे चाहिए था कि आपको यही खाने की दावत देता। ये यार मैंने अभी दिलाया है आपको। डायरेक्टर बोल पड़ा। फिर कभी सही, आपकी तरफ से डेट मिलने का शिद्दत से इंतजार है। अभी ज़हनी तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। शिमा ने कहा एक ही सीन के लिए आपको न जाने कितने ही रीटेक करना पड़ेंगे। वो तो बहुत वक्त लग जाएगा। प्रोड्यूसर ने हंस कर कहा बेहतर होगा जब आपका मूड ठीक हो जाए तभी डेट दीजिएगा। डायरेक्टर के मोबाइल की घंटी बजी। इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कुछ बात सुनकर इसने शिमा की तरफ देखते हुए माउथ पीस में कहा हाँ वो आई है। फिर कुछ सुनकर दोबारा बोला हाँ आ जाएंगी। बात खत्म करके इसने शिमा से कहा आपके आने की खबर हर तरफ फैल गई है। साजन मुराद का फ़ोन था, आपसे मिलने के लिए आना चाहता है। मैंने बुला लिया है, कोई मुज़ाहिका नहीं। शिमा ने कहा वो तो खुद साजन मुराद से मिलना चाहती थी। यूनिट के चंद अफराद भी शिमा से बातें करने लगे। इन बातों में कामरान के पूरे इसरार कत्ल की बात भी हुई। जल्द ही साजन मुराद भी आ गया। इसने आते ही शिमा से कहा खुशी हुई तुम्हें देखकर। मैं खुद भी आती तुम्हारी शूटिंग देखने। मेरा एक सीन 1.5 घंटे बाद शूट होगा। अभी इस सेट पर सिर्फ सोबिया की शूटिंग हो रही है। कोई गाना है, इसकी शूटिंग भी देख लूंगी। तुमसे कुछ बात भी करना है तो करो, तन्हाई भी करना है। लॉन की तरफ निकल चले। अभी तो मेरी खातिर में दारत का इंतजाम है। शिमा ने हंस कर कहा मुझे खुशी होगी कि तुम अच्छे मूड में हो। जब 1 माह के लिए गायब हुई थी इसी वक्त तुम्हारा मूड ठीक नहीं था। इस तरह मुतवज्जो हो जाए सब। प्रोड्यूसर ने दूसरी मेज की तरफ इशारा किया। शिमा की खातिर में दारत में साजन मुराद भी शामिल हो गया। फिल्मी मौज़ूआत पर भी बातें होती रही। इसके बाद शिमा ने प्रोड्यूसर से कहा मैं ज़रा मुराद साहब से कुछ बात कर लूँ। 10 मिनट की बात है, फिर आती हूँ। प्रोड्यूसर को इस पर कोई इतराज़ हो ही नहीं सकता था। शिमा और साजन मुराद स्टूडियो के लान में निकले। वहाँ इधर उधर कुछ और लोग भी थे। शिमा ने एक ऐसे कोशे का रुख किया जहाँ इनकी बातें कोई और सुन ना सके। साजन मुराद हासा संजीदा और शायद इस सोच में डूबा हुआ था कि शिमा इससे क्या बात करना चाहती। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात शुरू करती साजन मुराद बोल पड़ा कामरान तुमसे मिलने क्यों आना चाहता था। फ़ोन पर इसने खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके 2-1 जुमलों में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इससे कोई नई फिल्म शुरू होने का इल्म हुआ है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। वो इनमें अपने लिए सिफारिश करवाना चाहता था। कामयाब कैमरामैन तो वो बन नहीं सका, कम ही काम मिलता था उसे। मैंने सोचा कर दूंगी सिफारिश। इस आराम में किसी ने कत्ल कर दिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश तो कर रही है। शिमा ने कहा है ये मौजूद छोड़ो, वो बात सुनो जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ। हाँ कहो। तुमने मुझे एक पेशकश की थी और इसका तुमने कोई जवाब नहीं दिया, साजन मुराद ने कहा। इसके बाद
फ़ौरन तुम एक माँ का कहकर इंडस्ट्री से गायब हो गई थी, बल्कि कहना चाहिए कि रूपोश हो गई थी। मैंने तुम्हारे मोबाइल से कई मरतबा रब्ता करना चाहा, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद मिला। मैं तुम्हारे फार्म हाउस भी आता जाता रहा, लेकिन कामरान के कत्ल से पहले कोई भी नहीं जानता था कि तुम्हारा फार्म हाउस भी है। वो काफ़ी अरसे से है मेरे पास, इसलिए पोशीदा रखा था कि वहाँ आराम कर सकूँ। क्या तुम्हारी बेखियाँ भी बरकरार है? यकीनन, जवाब देते ही साजन मुराद खुश हुआ। मैंने फार्म हाउस जाने के बाद अब तक इस पर गौर किया, शीमा ने संजीदगी से कहा। और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल कर लेना चाहिए। साजन चौंक कर बोला, तुमने तो खुश कर दिया। वो पुरजोश हो गया। शीमा बोली, मेरी शराइत बहुत सख्त होगी, मुझे हर शर्त मंजूर है। साजन मुराद का जोश और बढ़ा। मैं यही बात करने के लिए स्टूडियो आई, वरना अभी ना आती। क्या शराइत है तुम्हारी? वो मैं फाइनल बातचीत के वक्त बताऊंगी अपनी माँ के सामने। ओह, मेरी माँ फार्म हाउस में ही है। एक मुलाजमा को भी ले आई हूँ। आज माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं, अगर कल ठीक होगी तो तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो परसों तक ठीक हो जाएगी। तुम रात को फार्म हाउस आ जाना। रात को? साजन मुराद हंसा। मुझे भी कत्ल कराओगी? शीमा ने इसे गौर कर देखा। तुम्हें तो मैं खुद कत्ल करूंगी। सख्त शराइत में ये पहली शर्त ना हो। साजन मुराद मुस्कुराया। शीमा बोली, रात के वक्त तुम कामरान के कत्ल की वजह से डर रही हो तो दिन में भी आ सकते हो। मैंने मजाक किया था शीमा, मैं डरता नहीं हूँ। वैसे कल मुझे अपनी शहरी क़यामगाह पर भी जाना है, चंद घंटे के लिए। कल नहीं, परसों भी। तुम चाहो तो दिन में ही मेरे साथ चलो, जैसे तुम चाहो। मेरे साथ मेरी कार में ही चले जाना। अपनी कार मेरे घर पर छोड़ देना। मुझे दोबारा भी शहर आना होगा, तुम्हें भी अपने साथ वापस ले आऊँगी। मेरे घर से तुम अपनी कार ले लेना। दोनों ही अपनी अपनी कारों में क्यों ना चले, ये भी तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें अपनी कार पर चलने के लिए यूँ कह रही हूँ कि तुमसे कुछ और बातें भी करना है, वो रास्ते में हो जाएगी। शीमा ने जवाब देते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखा। इसे शाहीना के फ़ोन का इंतजार था। रात के 10:30 बजने वाले थे। साजन मुराद बोला, जो बातें कार में करना चाहती वो भी क्यों नहीं कर लेती? वो बातचीत ज़रा लंबी है और अभी मुझे यहाँ से जाना भी पड़ सकता है। मैं इसी सिलसिले में एक फ़ोन की मुंतज़िर हूँ। लो, आ ही गया। शीमा को मोबाइल की घंटी बज उठी। एक्सक्यूज़ मी, शीमा ने साजन मुराद से कहा और कॉल रिसीव करते हुए साजन मुराद के करीब स्टार्ट की। हाँ, इसने माउथ पीस में इतना ही कहा। इसने शाहीना का नाम लेने से गुरेज किया। मैडम, शाहीना की आवाज़ है। 10 बजकर कुछ मिनट पर बात हो सकी। इस शख्स से मैंने सोबिया के हवाले से बात भी की। सोबिया इसे पहले ही फ़ोन कर चुकी थी। इसने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम क्या चाहती हो। मैंने वजाहत से बताया। वो 1 घंटे के बाद डिलीवरी देने के लिए तैयार है। कीमत बहुत ज़्यादा मांग रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपने जो चेक दिया है वो तो कल कैश हो गया था। फिर तुमने क्या कहा उससे? शीमा ने पूछा। मैंने कहा है 15 मिनट बाद फिर फ़ोन करूंगी, अगर इतने ज़्यादा पैसों का इंतजाम कर सके। तुम अब फ़ोन करके इससे कह दो कि तुम 1 घंटे बाद डिलीवरी ले लोगी। कितने पैसे मांगे हैं उसने? शाहीना ने रकम बता दी। शीमा बोली, डिलीवरी कहाँ देगा? अब बात करूंगी तो बताएगा। फ़ोन कर दो उसको, तुम मुझे कहाँ मिलोगी और अहम बात ये कि तुम अपनी नई कार में आना। ठीक है मैडम, बात करके मैं आपको दोबारा फ़ोन करती हूँ। करो। शीमा ने यह कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया और तेजी से साजन मुराद के पास गई। मुझे फ़ौरन जाना है, काम बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने अपनी माँ की तबीयत में बेहतरी देखी तो आज रात को 1-2 बजे तक तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। कल सुबह 11 बजे मेरी शहरी के क़यामगाह पर आ जाना। आखिर ऐसा क्या काम है तुम्हें कि इतनी जल्दी है? बता दूंगी किसी वक्त पर। शीमा ने वापसी के लिए मुड़ते हुए कहा। इसका रुख प्रोड्यूसर के दफ्तर की तरफ था। इसे उन लोगों को भी बताना था कि अचानक ज़रूरी काम की वजह से फ़ौरन जाना पड़ रहा है। इसने अपनी कार में बैठकर इंजन स्टार्ट ही किया था कि शाहीना की कॉल आ गई। इसने बताया कि डिलीवरी कहाँ मिलेगी और वो खुद शीमा का इंतज़ार किस जगह करेगी।